आइए दोस्तों, आज ग्राफ को समझते हैं। हम लोग मोशन वाले चैप्टर को समझ रहे थे और पिछले क्लास में मोशन, रेस्ट और उससे रिलेटेड जो टर्म थे, जैसे कि स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया, इनको समझने का प्रयास किए थे। आज हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न स्थितियों में गति करने वाली वस्तु का भिन्न भिन्न तरह का ग्राफ कैसे बनते हैं। और सबसे पहले तो आज ग्राफ को समझना है ना। गति संबंधित किसी भी ग्राफ में, यानी मोशन से रिलेटेड कोई ग्राफ में एक दूसरे भौतिक राशि यानी एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के बीच देखा जाता है रिलेशन कैसा है। चाल और समय के बीच का संबंध कैसा है, चाल और दूरी के बीच का संबंध कैसा है, इन संबंधों को ग्राफ पर दर्शाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं दूरी समय ग्राफ को। दूरी समय ग्राफ यानी भिन्न भिन्न स्थितियों में गति करने वाली वस्तु, भिन्न भिन्न तरह से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ किस तरह का होगा, यह समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले दूरी समय ग्राफ के बारे में जिक्र हम कर लेते हैं। और जिस तरह दूरी समय ग्राफ होता है, ठीक उसी तरह सेम टू सेम विस्थापन और समय ग्राफ होता है। सेम टू सेम यानी कि जो दूरी समय ग्राफ के लिए शर्तें होंगे, वे विस्थापन समय ग्राफ के लिए भी वो शर्तें होंगे। जिस तरह का संबंध दूरी समय ग्राफ में हमें दिखाई पड़ेगा, उसी तरह का संबंध हमें किसमें दिखाई पड़ेगा। तो दोनों ग्राफ एक ही तरह का, आप जो मान लीजिए। और मोशन के ग्राफ में हमेशा एक्स एक्सिस पर किसको रखा जाता है, टाइम को, यानी समय को हमेशा किस एक्सिस पर रखा जाता है। अब बाकी जो भौतिक राशियां हैं उसको रखा जाता है किस पर। जैसे दूरी समय ग्राफ में समय किस एक्सिस पर रहेगा, दूरी किस पर रहेगा, वाई पर। चाल समय ग्राफ में समय कौन रहेगा, एक्स पर, चाल रहेगा वाई पर। वेग समय ग्राफ में वेग वाई पर और समय। किसी भी तरह का मोशन का ग्राफ हो, समय को हमेशा एक्स एक्सिस पर ही दर्शाया जाता है। आइए देखते हैं कि भिन्न भिन्न स्थितियों में गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा बनेगा या विस्थापन समय ग्राफ कैसा बनेगा, इसको देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए कुछ डाटा की जरूरत पड़ती है और आपके सामने हम डाटा एक रख रहे हैं और इस आधार पर आप निर्णय लीजिए कि इस वस्तु का गति कैसा है। एक वस्तु है, मान लीजिए कि वे पहला सेकेंड में, ठीक है, पहला सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया। कोई एक वस्तु है जो पहला सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय किया। पहला सेकेंड में कितना। वही वस्तु दूसरा सेकेंड में भी 10 मीटर दूरी तय किया। दूसरा सेकेंड में भी 10 मीटर दूरी तय किया। तीसरा सेकंड में भी 10 मीटर दूरी तय किया और चौथा सेकंड में भी 10 मीटर दूरी तय किया। और एक दूसरी वस्तु है, मान लीजिए, जो पहला सेकंड 10 मीटर दूरी तय करता है, दूसरा सेकंड, मान लीजिए दूसरा सेकंड वह दूरी तय करता है 13 मीटर, तीसरा सेकंड दूरी तय करता है 8 मीटर, चौथा सेकंड पुनः दूरी तय करता है 15 मीटर। दो प्रकार की वस्तुएं हैं।
समय के साथ कितनी दूरी तय की गई है वो आपके सामने है। मान लीजिए कि ये वस्तु ए की स्थिति है और ये वस्तु बी की स्थिति है। तो अगर ये डाटा आपके पास है तो दोनों वस्तु गति कर रही है, किस तरह से गति कर रही है आप बता सकते हैं। इतना तो देखकर आप बता ही सकते हैं कि जो वस्तु ए है वे समान समय में समान दूरी तय करती है। वस्तु ए जो है समान समय में समान दूरी तय करती है। प्रत्येक 1 सेकंड में वे कितना मीटर दूरी तय कर रहा है? 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। और वहीं वस्तु बी के बारे में आप निश्चित ही यह कह सकते हैं कि यह समान समय में असमान दूरी तय कर रही है कि नहीं कर रही? वस्तु ए समान समय में समान दूरी तय कर रही है और वस्तु बी समान समय में असमान दूरी तय कर रही है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसका चाल या वेग क्या होता है? एक समान होता है। वेग का समान विस्थापन से आपको बोले थे कि जैसा दूरी समय ग्राफ वैसा विस्थापन समय ग्राफ। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका चाल क्या है? आपको क्या लगता है? चाल यानी कि दूरी बटे समय। चाल भिन्न भिन्न तरह से बदलेगा तो समान समय में समान दूरी तय हो सकती है? नहीं होगा। अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो वस्तु के स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी? एक समान होगी। वहीं अगर वस्तु समान समय में समान दूरी नहीं तय कर समान समय में असमान दूरी तय करती है। समय जो एक समान है, हर 1 सेकंड को हमने लिया है। ये 2 सेकंड में नहीं है, दूसरा सेकंड हम बोल रहे थे, ये मत समझ ले 2 सेकंड है यह। तो जब समान समय में असमान दूरी तय होती है तो इसका मतलब उसका चाल या वेग क्या है दोस्तों? असमान है। क्या है? असमान है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। एक समान चाल से चलने वाली वस्तु, एक समान चाल से चलने वाली वस्तु समान समय में समान दूरी तय करेगा, या एक समान वेग से चलने वाली वस्तु समान समय में समान डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, समान विस्थापन तय करेगा। ठीक उसी तरह जिस वस्तु का चाल असमान होगा वे निश्चित ही समान समय में समान दूरी तय नहीं कर पाएगा, समान समय में असमान दूरी तय करेगा। अब आइए अब ग्राफ पर देखते हैं कि इन दोनों वस्तु का किस तरह का ग्राफ बनता है। हमको देखना है कि चाल और वेग क्या है, कब होगा असमान, और चाल क्या है यहां पर, एक समान चाल कब होगा। तो आइए देखते हैं कि एक समान चाल से चलने वाली वस्तु और असमान चाल से चलने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ किस तरह का बनेगा। एक समान चाल और असमान चाल से चलने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ किस प्रकार बनेगा, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। दूरी समय ग्राफ लेना है तो दोस्तों आपको एक्स एक्सिस पर क्या लेना होगा, क्या लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा। समय को 1-1 सेकेंड में ही रखे हैं। ये हुआ पहला सेकेंड, ये हुआ मान लीजिए दूसरा सेकेंड, ये हुआ आपको क्या तीसरा सेकेंड, ये हुआ आपको चौथा सेकेंड। एक समान दूरी ले ले। आप ग्राफ का थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होगा ही होगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत की बहुत ज्यादा होगा। और ये हम मान लिए 5वां सेकेंड है, ठीक है। अब दूरी को भी ले लीजिए 10-10 के रेंज में, 5 हो गया 10, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। समझिए, मजा मत लीजिए, ठीक है। बहुत आदमी पढ़ने के मतलब मजा लेने लगते हैं, पढ़ाई मजा लेने का चीज नहीं है, टेंशन लेने का चीज है। समझिएगा तब क्वेश्चन हल होगा। इसीलिए दिमाग पर प्रेशर डालकर रखिए कि समझना क्या है।
क्लियर हो गया। अब देखिए पहला सेकंड कितना दूरी तय हुआ, दूसरा सेकंड भी। तो अगर पहला सेकंड तय हुआ, ठीक है 10, दूसरा सेकंड और 10 मीटर आगे जाएगा तो 10 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। तो दूसरा की जगह क्या हो जाएगा 20। तीसरा सेकंड में फिर अगला 10 मीटर आगे बढ़ा है, तीसरा सेकंड में भी अगर 10 मीटर दूरी तय हुआ है तो 3 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय हुआ, यानी तीसरा सेकंड में कितनी दूरी पर रहेगा 30। तो 3 यहां पर ना आएगा दोस्तों। और फिर चौथा सेकंड कितना 40 मीटर पर पहुंच जाएगा। तो अगर एक समान चाल से चलने वाली वस्तु, एक समान चाल से चलने वाली वस्तु को हम देखें तो एक समान चाल से चलने वाली वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, समान समय में। और हम एक डाटा में रखे थे जिसमें हर एक सेकंड में 10 मीटर दूरी तय कर लिया, और हर एक सेकंड में 10 मीटर दूरी तय है। तो पहला सेकंड वो 10 मीटर की दूरी पर है, तो दूसरा सेकंड वो कितना मीटर दूरी पर रहेगा, तीसरा सेकंड वो, चौथा सेकंड में। अगर इसको हम मिलाए तो कुछ इस तरह से मिलेगा दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरह से मिलेगा। ये बिल्कुल हमारा जो बनेगा कैसा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी क्या बनेगा, सरल रेखा। यानी कि जब वस्तु एक समान चाल से चलती है तो उसका दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में बनता है, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बनता है। और यह स्ट्रेट लाइन दूरी और समय एक्सिस के ठीक बीचों बीच होती है, अर्थात कितने पर होती है। क्लियर हो गया ना। जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलेगा तो उसका दूरी समय ग्राफ, उसका दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा, और यह सरल रेखा एक्स और वाई एक्सिस के ठीक बीचों बीच होगा। हर एक एक्सिस से दूरी इसकी कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत है। आपको कभी कभी इस तरह से परीक्षा में सीधे दे देगा ये है दूरी, दूरी ये है समय, कहेगा इस तरह का ग्राफ दे देगा, कहेगा बताइए दूरी समय ग्राफ देकर इसका चाल कैसा है, इसका चाल कैसा है, एक समान है। अगर दूरी समय ग्राफ में इस तरह का स्ट्रेट लाइन देखे तो क्लियर है कि यह वही वस्तु का ग्राफ है दोस्तों जो एक समान चाल से चल रही है, जो एक समान चाल से चल रही है। क्लियर है। अब दूरी समय ग्राफ में एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का ग्राफ पहचानने में कोई दिक्कत होगा आपको? या दोस्तों अगर यहां पर दूरी हटाकर, यहां पर से दूरी हटाकर अगर हम विस्थापन दे दे, डिस्प्लेसमेंट देते, तो यही हो जाएगा एक समान वेग। ये क्या हो जाएगा? दूरी दे तो एक समान चाल, अब विस्थापन दे तो एक समान वेग। अब वेग विस्थापन पिछले क्लास में बताए थे जी, याद है कि भूल गए हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, भूल जाना कोई कहिएगा खराब बात है, नहीं है। आदमी भूल सकता है, आदमी नहीं भूलेगा तो जिंदगी उसका पगला जाएगा, नहीं पगला जाएगा। जितना चीज आप रोज पढ़ते, मान लीजिए कोई चीज आप भूलवे नहीं कीजिए तब क्या होगा? गजब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो भूलना जरूरी है, और जरूरी ही नहीं, मानव प्रकृति का स्वभाव है कि आप भूलिएगा दोस्तों। लेकिन नौकरी उसको होगा जो भूल जाने के बाद बार बार रिवीजन करके उसे कंठस्थ कर लिया दोस्तों। जिस तरह आदमी साइकिल चलाकर जिंदगी भर नहीं कभी भूलता है, ठीक उसी तरह आपको पढ़ाई को बनाना पड़ेगा। ठीक है, साइकिल चलाते हैं, कभी भूले हैं साइकिल चलाकर? कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया है कि दोस्त फिर से साइकिल सीखेंगे? नहीं। तो दोस्तों उसी तरह पढ़ाई को बनाना होगा, पढ़ाई को। और ये कब होगा? जब आप लगातार रहिएगा। फिलहाल क्लियर है ना? आइए दोस्तों, आप देखे थे एक और डाटा देखे थे कि जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय कर रही थी,
और जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है, जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, कभी 10, कभी 13, कभी 8, कभी 15, निश्चित तौर पर इसकी चाल क्या है? असमान है। उसकी चाल क्या है दोस्तों? असमान है। अब इसका ग्राफ बनाइएगा तो 10, 13, 8, 18 है। इसका ग्राफ आप अंदाज लगा लिए होंगे कैसा होगा। बोला टेढ़ा मेढ़ा। अजी पहला ये एक्स एक्सिस है तो क्या रहेगा? समय। दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, पांचवा सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 5, 10, 15, 25, 35, 45, 50। क्लियर है। अब हम चेक करते हैं कि ग्राफ तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि असमान। पहला सेकेंड कितना दूरी तय किया? 10। तो पहला सेकेंड दोस्तों यहां पर गिरेगा, यहां पर गिरेगा ना, यहां पर। दूसरा सेकेंड तो 13, 10, 23, 23 आपको यहां पर आएगा। 23 आपको क्या आएगा? यहां पर आएगा। दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड 8, 23, 8, 31। 23, 8 दोस्तों क्या होगा? 31 होगा। 23, 8 क्या होगा? तो इस तरह से इसका ग्राफ उसके बाद जोड़ते जाएगा। इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा नहीं बनेगा, कभी टेढ़ा बनेगा, कभी इस तरह जाएगा। समझे कि नहीं? अगर हम इस तरह ग्राफ खींचे तो निश्चित वो स्ट्रेट लाइन ना होकर क्या होगा? कर्व लाइन होगा। क्या होगा? कर्व लाइन होगा, कवर्ड लाइन होगा। यानी हिंदी में बोले इसको क्या कहते हैं? वक्ररेखा। यानी ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु समान समय में एक समान दूरी न तय कर असमान दूरी तय करेगा तो उसका चाल असमान होगा या उसका वेग असमान होगा। और असमान चाल या वेग वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा ना होकर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगा। क्या बनेगा? एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगा। अब आपको दो तरह से एग्जाम में मान लीजिए कि दे ये है दोस्तों दूरी समय ग्राफ, और ये है आपको दूरी समय ग्राफ, और सेम टू सेम बनता है। ध्यान दे रहे हैं दोस्तों? समझ रहे हैं कि ना? पहले आप ग्राफ को समझिए, उसके बाद विस्थापन समय ग्राफ, और ये विस्थापन समय ग्राफ। अब बताइएगा, विस्थापन में आपको सिर्फ वेग ले लेना है, वेलोसिटी ले लेना है, और दूरी रहेगा तो स्पीड लेना, चाल ले लेना। विस्थापन समय ग्राफ, ये 4 ग्राफ दिया हुआ है। अब आप इसमें बताइए इसमें क्या हो रहा है? ये क्या दर्शा रहा है? असमान चाल दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? ये क्या दर्शा रहा है? असमान वेग को दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? ये एक समान चाल को दर्शा रहा है, और ये एक समान वेग। ध्यान दीजिए, एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ कुछ इस तरह होता है। स्ट्रेट लाइन होता है और दोनों एक्सिस के ठीक बीचों बीच होता है। ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह भी हो सकता है। एक समान वेग से चलने वाली वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ भी एक सरल रेखा होता है और दोनों एक्सिस के बीचों बीच होता है। बीचों बीच कहने का मतलब दोनों एक्सिस से दूरी 45 डिग्री होता है। क्लियर है? एक समान चाल, असमान चाल, एक समान वेग, असमान वेग के संबंध में अब आपको दूरी समय ग्राफ देकर दे देगा। पकड़ नहीं लीजिएगा दोस्तों। एक डाटा हम आपके फोटो नहीं खींचिएगा, नेट पर बहुत डाला हुआ है, सर्च करिएगा ना ग्राफ।
1 लाख ग्राफ निकलेगा नेट पर, समझने का जरूरी है दोस्तों। समझ रहे हैं ना, समझना जरूरी है, प्रश्न बनाना जरूरी है, इसीलिए हम प्रश्न भी क्लास में करवाते हैं। आइए दोस्तों, एक हम डाटा आपके सामने रख रहे हैं और उस डाटा के आधार पर अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष कोई अन्य वस्तु स्थिर है, सबसे पहले आपको समझ लेना होगा गति और विराम में क्या अंतर है। गति और विराम में क्या अंतर है, गति और विराम में क्या अंतर है, ये आप समझ रहे हैं ना। जब ये गति और विराम पढ़ेंगे तो हमें एक रिफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, आपको बताए थे ना। रिफरेंस पॉइंट के बिना हम गति और विराम को नहीं समझ सकते हैं। और वास्तविकता यह है कि हर वस्तु क्या है, गतिशील है, क्योंकि हम जिस पृथ्वी ग्रह पर रखते हैं वे स्वयं गतिशील है, वे स्वयं गतिशील है। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति को बदल ले तो कहा जाता है वो गति में है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में कोई बदलाव ना लाए तो वो क्या हो गया, विराम। ये वस्तु है हमारा, और मान लीजिए ये रिफरेंस ऑफ पॉइंट है, और इस रिफरेंस ऑफ पॉइंट यानी कि इसके सापेक्ष यह वस्तु पहला सेकंड भी यहीं पर है, दूसरा सेकंड भी यहीं पर है, तीसरा सेकंड भी यहीं पर है, चौथा सेकंड भी यहीं पर है, तो माना जाएगा ये किसमें है, विराम। अगर वस्तु इस रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष पहला सेकंड यहां पर है, दूसरा सेकंड यहां पर है, तीसरा सेकंड यहां पर है, तो समय के साथ स्थिति में क्या होते जा रहा है, मतलब यह किस स्थिति में, गति विराम भूले नहीं रहा है। अब आपसे हम एक सामने डाटा रख रहे हैं, गति और विराम क्या समझ रहे हैं। गति की सबसे प्राथमिक विशेषता यही है कि गतिशील वस्तु किसी रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष या किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति में लगातार क्या लाते रहते हैं, बदलाव लाते रहते हैं। एक वस्तु पहला सेकेंड 10 मीटर की दूरी पर है, किसी जगह से मान लीजिए एक वस्तु एक रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष कितने मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। दूसरा सेकेंड भी वह किसी रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष 10 मीटर की दूरी पर ही है। तीसरा सेकेंड भी एक वस्तु किसी रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष 10 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब वस्तु चल रहा है कि स्थिर है, स्थिर है। वस्तु क्या है, स्थिर है ना। एक वस्तु मान लीजिए कि आपको एक डाटा हम दिए हुए और इसमें बता रहे हैं आपको कि एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष पहला सेकेंड 10 मीटर की दूरी पर था, दूसरा सेकेंड भी 10 मीटर की दूरी पर था, तीसरा सेकेंड भी 10 मीटर की दूरी पर था। यानी कि वे अपने स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, तब तो वो वही का वही है। इसका मतलब है दोस्तों क्या स्थिर है। एक समान चाल और असमान चाल से चलने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा बना आप देख लिए। एक स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा बनेगा। एक स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं हम। और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई। और हमें अगर दूरी समय ग्राफ बनाना है तो दूरी यहां लेना पड़ेगा और समय यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि नियम ही यही है। पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, पांचवा सेकेंड, छठा सेकेंड। 10 मीटर, 20 मीटर। पहला सेकेंड रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष कितना मीटर पर, दूसरा सेकेंड भी, तीसरा सेकेंड भी, चौथा सेकेंड भी, पांचवा सेकेंड भी 10 मीटर की दूरी पर है।
मतलब वस्तु स्थिर है और उसका दूरी समय ग्राफ क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बना। क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना, एक स्ट्रेट लाइन बना, यानी कि एक सरल रेखा बना। लेकिन यह सरल रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समय अक्ष के समांतर है कि नहीं है? ध्यान रखना है दोस्तों, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ में इस तरह का ग्राफ एक समान चाल और इस तरह का ग्राफ स्थिर वस्तु का है। यह वस्तु गति में है ही नहीं। तो एक स्थिर वस्तु का वेग समय ग्राफ, एक स्थिर वस्तु का वेग समय ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, एक सरल रेखा बनता है, लेकिन वह सरल रेखा समय अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है। कभी कभी शब्दों में भी प्रश्न दे दिए जाते हैं। एक वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ, जो सरल रेखा समय अक्ष के समांतर था। तो वह वस्तु किस स्थिति में है, वह वस्तु किस स्थिति में है, रुकी हुई है, रेस्ट की स्थिति में है, विराम की स्थिति में है। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना? दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ में अब कोई दिक्कत होगा, होगा जी? नहीं होगा तो आइए चेक कर लेते हैं। दूरी समय और सेम टू सेम क्या बनता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट समय। ठीक है, दूरी समय, विस्थापन समय। एक और ग्राफ बना लेते हैं और यहां पर दूरी समय और विस्थापन समय। अब विस्थापन और दूरी में क्या फर्क है वो तो हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, सिर्फ विस्थापन रहना तो वेग बोलना है और समय रहती चाल रहेगा तो, सॉरी दूरी रहेगा तो चाल। अब इस ग्राफ में किधर से क्या स्थितियां मौजूद हो रही है आप पकड़िए इसको। दूरी समय ग्राफ में इस तरह रहेगा, क्या होगा, एक समान चाल रहेगा। क्या रहेगा, एक समान चाल रहेगा। क्या रहेगा, क्या स्थिति है दोस्तों, स्थिर है, बिल्कुल। ये कुछ समय तक एक समान है, तब वो समान हुआ है, ये बोलिए। ठीक है, कुछ समय तक चाल क्या है और उसके बाद क्या हो चुका है, और समान। इस तरह का भी सवाल दे सकता है। शुरुएज कवर लाइन होगा मान लीजिए कि इस तरह, तो ये क्या दर्शा रहा है, सेम टू सेम। यहां पर देखिए वस्तु का स्थिति क्या है, यह किस स्थिति में है, विराम की स्थिति में है। किस स्थिति में दोस्तों, विराम की स्थिति में है। और ये कहिए एक समान वेग की स्थिति में है, और ये कहिए असमान वेग की स्थिति। क्लियर है? अगर आप समझ गए, बस इतना ही समझना है। अगर यहां जवाब दे रहे हैं आप कि कौन ग्राफ क्या बता रहा है, फिर आपको आगे कोई दिक्कत होने वाला, और आपको दिक्कत हुआ समझिए सबको दिक्कत हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? दूरी समय ग्राफ में अब किसी भी तरह से देगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार पुनः सुन लीजिए, एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, और यह सरल रेखा दोनों एक्सिस के बीचों एक स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ तथा विस्थापन समय ग्राफ भी एक सरल रेखा होता है, लेकिन यह समय अक्ष के समांतर होता है। एक समान वेग से चल रही वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और बीचों बीच होता है दोनों एक्सिस का। असमान चाल और असमान वेग से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है, कवर्ड लाइन होता है, एक वक्र रेखा होता है। एक कोई दिक्कत, कवर्ड लाइन किसी तरह से दिया हुआ है तो समझिए क्या है, कोई दिक्कत यहां पर।
समझ गए ना। अब आते हैं चाल समय ग्राफ पर विचार करते हैं दोस्तों। चाल समय स्पीड टाइम वाला ग्राफ और सेम टू सेम ग्राफ होता है वेग समय ग्राफ। सेम टू सेम क्या होता है? वेग समय ग्राफ। नोट में क्या दिया हुआ घर पर पढ़िएगा, समझिए बोर्ड पर, ठीक है? समझ रहे हैं ना? बस समझने का दिक्कत है, उसके बाद ग्राफ इधर से उधर हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ देख लिए ना? दूरी समय ग्राफ देकर आपसे तीन ही चीज पूछेगा, वस्तु स्थिर है या वस्तु का चाल वेग और समान है या चाल वेग समान, यही पूछेगा दोस्तों, और कुछ नहीं पूछ सकता। अब हम देखेंगे चाल समय ग्राफ और सेम टू सेम। जैसे चाल समय ग्राफ बनता है, सेम टू सेम क्या बनता है? वेग समय ग्राफ बनता है। सेम टू सेम जिस तरह दूरी समय ग्राफ बन रहा था ना, ठीक उसी तरह विस्थापन समय ग्राफ भी बन रहा था, ठीक उसी तरह इसमें भी है, जैसा चाल समय वैसा। और इसमें भी आपको बोले कि कोई भी भौतिक राशि हो, समय के साथ समय को हमेशा किस पर लेना है? और यहां पर यानी कि चाल समय या वेग समय ग्राफ पर चाल या वेग कहां रहेगा? वाई एक्सिस पर रहेगा। और समय हमेशा किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर रहेगा। अब फिर हम आपके सामने डाटा रख रहे हैं, आप बताइएगा क्या स्थितियां हैं दोस्तों। मान लीजिए पहला सेकेंड हम बोल रहे हैं, नहीं तो टाइम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे 12:10 में यहां था तो 12:20 में यहां है, तब एक समान। तो यहां पर जितनी बार हम बोले ना, 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में हुआ। अगर उसका एक वस्तु जो पहला सेकेंड 20 मीटर के चाल 20 मीटर पर सेकेंड के चाल से जा रहा था, दूसरा सेकेंड भी उसका चाल 20 मीटर पर सेकेंड है, तीसरा सेकेंड भी उसका चाल 20 मीटर पर सेकेंड है, और चौथा समय भी उसका चाल 20 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु आपके सामने ए है, मान लीजिए कि इसका चाल पहला सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा सेकेंड भी 20 मीटर पर सेकेंड है, तीसरा सेकेंड भी 20 मीटर पर सेकेंड है, और चौथा सेकेंड भी 20 मीटर पर सेकेंड है। एक दूसरी वस्तु पर हम आपके सामने डाटा रख रहे हैं। एक वस्तु जिसका चाल पहला सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड है, तीसरा सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड है, और चौथा सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु बी है। एक वस्तु सी है जिसका चाल पहला सेकेंड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड है, तीसरा सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड है, चौथा सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड। और एक डी भी रख देते हैं दोस्तों, जिसका पहला सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड है, तीसरा सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड है, और चौथा सेकेंड मान लीजिए कि 15 मीटर पर सेकेंड है। यहां 4 वस्तु है, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड और चौथा, हर एक सेकेंड को निरूपित कर रहा है। यह मत समझ लीजिए कि 2 सेकेंड में इतना, 1 सेकेंड को सब इंडिकेट कर रहा है। हम पहला दूसरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप वस्तु एक की स्थिति को देख रहे हैं तो एक की स्थिति को देख रहे हैं, यहां क्या देख रहे हैं कि हर समय इसका चाल क्या है, या इसको वेग मान ले तो हर यानी कि पहला सेकेंड भी उतना ही चाल, दूसरा सेकेंड भी उतना ही चाल, तीसरा सेकेंड में भी उतना ही चाल, चौथा सेकेंड में भी उतना ही चाल। अगर यह स्थिति है तो दोस्तों निश्चित रूप से क्या आएगा? एक समान चाल या वेग में है कि नहीं? वस्तु एक ही स्थिति को अगर आप समय के साथ कंपेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि वस्तु की चाल या वेग क्या है? एक समान है कि नहीं है? इसमें कोई शक है? अगर ये डाटा आपको दे रहे हैं कि ये सच है तो निश्चित तौर पर डाटा के आधार पर आप कहिएगा कि वस्तु एक ही स्थिति एक समान चाल या एक समान वेग वाली है। लेकिन वहीं वस्तु बी को देखिए कि पहला सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा था,
दूसरा सेकंड में उसका चाल 5 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी घट गया। तीसरा सेकंड में उसका चाल 15 मीटर पर सेकंड है कि बढ़ गया। फिर 8 मीटर पर सेकंड घट गया। चाल कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, या वेग अगर मान ले तो वेग कभी बढ़ रहा है, वेग कभी, तो मतलब यह क्या है दोस्तों, असमान चाल या वेग वाली स्थिति है कि नहीं। वस्तु B को अगर आप समय के साथ तुलना कीजिए तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि इस वस्तु B की स्थिति असमान चाल या असमान वेग वाली है कि नहीं है। उसके बाद दोस्तों की वस्तु C की स्थिति की देखिए, वस्तु C की स्थिति देखिए। वस्तु C में हर सेकेंड में उसका वेग बढ़ता जा रहा है और एक समान तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पहला सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड है, तीसरा सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड है, चौथा सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि प्रति सेकेंड वेग में या अगर चाल है या तो चाल में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और जब आपको बोले थे कि चाल घटे या बढ़े तो उस गति को क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं, एक्सिलरेट मोशन कहते हैं कि नहीं कहते। जब वस्तु का चाल बढ़ रहा हो घट रहा हो तो हम कहते हैं कि वस्तु की स्थिति एक्सिलरेट वाली है, त्वरित स्थिति है। ये बी वाली भी स्थिति त्वरित है लेकिन असमान तरीके से ये त्वरित है। लेकिन यहां पर जो है वस्तु में एक समान त्वरण वाली है। यानी कि आप अगर देख रहे हैं कि प्रति सेकेंड चाल बढ़ रहा है तो मतलब इसमें त्वरण है कि नहीं। त्वरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं ना। आप देख रहे हैं कि हर सेकेंड के बाद इसका चाल या वेग क्या हो रहा है, तो मतलब इसमें त्वरण है। और अगर एक समान तरीके से त्वरण बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर आप कहिएगा कि इसमें कैसा है, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर यह एक समान त्वरण है तो डी वाली जो स्थिति है वो क्या है, एक समान मंदन वाली स्थिति है कि नहीं। एक समान मंदन वाली स्थिति है कि नहीं दोस्तों। प्रति सेकेंड वेग घट रहा है तो त्वरित तो है, लेकिन अगर वेग घटता जाए तो ऋणात्मक त्वरण है, और ऋणात्मक त्वरण को मंदन यानी कि रिटार्डेशन कहते हैं। तो चूंकि एक समान तरीके से न घट रहा है दोस्तों, एक समान तरीके से न घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप पढ़ सकते हैं कि वस्तु डी की स्थिति क्या है, एक समान मंदन की है। तो भिन्न भिन्न स्थितियों में समय और चाल या समय और वेग के बीच कैसा रिलेशन होता है वो समझ गए। जब वस्तु एक समान चाल से चलती है तो हर समय अंतराल में उसका चाल क्या रहता है, एक ही रहता है। या जब वस्तु एक समान वेग से चलती है तो हर समय अंतराल में उसका वेग क्या रहता है, एक ही रहता है। जब वस्तु असमान चाल या वेग से चलती है तो हर समय अंतराल में उसका वेग बदलते जाता है, या तो घटते जाता है या कभी घटता है या कभी। जब वस्तु का चाल एक समान त्वरण वाली हो तब प्रति सेकेंड उसका वेग क्या होता है, एक समान तरीके से बढ़ते जाता है। जब वस्तु का चाल एक समान मंदन वाली हो, जब वस्तु का चाल एक समान मंदन वाली हो तो प्रति सेकेंड वस्तु का वेग एक समान तरीके से क्या होते जाता है। क्लियर हो गया। हम इसी चारों प्रकार के गति का देखेंगे चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ कैसा होता है। कितने प्रकार की वस्तु को देखना है, 4 प्रकार की वस्तु को देखना है। एक वस्तु एक समान चाल या वेग से है, दूसरी वस्तु असमान चाल या वेग से है, तीसरी वस्तु एक समान त्वरण वाली है, चौथी वस्तु एक समान मंदन वाली है। इन चारों स्थितियों में चाल समय ग्राफ कैसे बनेगा क्लियर करके देखते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले एक समान चाल या वेग। समय हमेशा कहां,
पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड। दस, 20, 30, 40। और ये चाल या वेग है किसमें? मीटर सेकेंड। तो क्या है? एक समान चाल। एक समान चाल में हर समय कितना का चाल रहेगा? हर समय अंतराल में एक ही चाल रहेगा। तो पहला सेकेंड 20, दूसरा सेकेंड 20, तीसरा सेकेंड 20, चौथा सेकेंड 20, पांचवा सेकेंड 20। और ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी क्या बनेगा? सरल रेखा। जब वस्तु एक समान चाल से चलती है या जब वस्तु एक समान वेग से चलती है तो उसका चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, और वो सरल रेखा समय अक्ष के क्या होता है? समांतर होता है। कोई दिक्कत? जब कोई वस्तु असमान जब कोई वस्तु एक समान चाल या एक समान वेग, एक समान चाल या एक समान वेग से चलेगा तो उसका चाल समय ग्राफ या दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? लेकिन सरल रेखा बीचों बीच होगा या समय अक्ष के समांतर होगा? कैसा होगा? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? अब दोस्तों असमान चाल, अब असमान चाल में आप समझ गए होंगे क्या होगा? क्या असमान चाल, असमान वेग, असमान चाल, असमान वेग, असमान चाल असमान वेग में देख ही लिए थे कि हर समय अंतराल में चाल बढ़ेगा या, तो इसका अगर दोस्तों बनाइएगा पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, 10, 20, 30, 40। तो पहला सेकेंड कुछ, दूसरा सेकेंड घटेगा, तीसरा सेकेंड बढ़ गया, चौथा सेकेंड घट गया, दूसरा सेकेंड एक समान रहा, पांचवा सेकेंड। इस तरह से दोस्तों अगर है तो ये क्या दर्शा रहा? असमान चाल या असमान वेग। कोई दिक्कत है? दिक्कत है इसमें? एक समान चाल या वेग से चलेगा तो सरल रेखा, असमान चाल या वेग से चलेगा तो वक्र रेखा, कवर्ड लाइन। कौन ग्राफ? चाल समय ग्राफ। कौन ग्राफ दोस्तों? उसके बाद एक समान त्वरण था, एक समान मंदन था। एक समान त्वरण था, एक समान मंदन था। अब एक समान त्वरण और एक समान मंदन, ये हमारा चाल है या वेग है, और ये मान लीजिए मीटर पर सेकेंड में है, और ये तो समय ही होगा दोस्तों। पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, पांचवा सेकेंड। 10, 20, 30, 40, 50। तो एक समान त्वरण में समय के साथ हर समय अंतराल में गति, हर समय अंतराल में चाल एक समान तरीके से क्या होगा? अगर पहला सेकेंड 10 मीटर है, दूसरा सेकेंड 20 मीटर है, तीसरा सेकेंड 30 मीटर है, चौथा मिनट 40 है, पांचवा है, तो क्या ये वाला ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शा रहा है? दर्शा रहा है दोस्तों? दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? यानी कि जब वस्तु एक समान चाल से चल रहा हो तो भी सरल रेखा, और जब वस्तु एक समान त्वरण से चल रहा तो भी सरल रेखा। बस अब मंदन की बात करिएगा तो मंदन में ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगा। मंदन में क्या होगा दोस्तों? ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो एक समान त्वरण वाली वस्तु का, एक समान त्वरण वाली वस्तु का भी और एक समान मंदन वाली वस्तु का भी ग्राफ, चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, लेकिन वह एक्सिस के बीचों बीच होता है। क्लियर है? ग्राफ समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बात तो अंदाज लिए होंगे कि एक समान कुछ रहेगा, सीधे सीधे होगा। किया ग्राफ का सबसे बड़ा लॉजिक समझ रहे हैं ना आप? जब ये यूनिफॉर्म होगा
कुछ भी यूनिफॉर्म हो तो वो क्या होगा, जैसे ही टेढ़ा हुआ समझिए एक समान नहीं है, इधर उधर मतलब कुछ भी है, अननोन यूनिफॉर्म है। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन कभी परीक्षा में देगा कुछ समय के लिए एक समान है, उसके बाद टेढ़ा मेढ़ा, तो अंदाज लगा लीजिएगा क्या हो रहा है। हमको लगता है ग्राफ पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई दोस्तों। अब हम एक साथ कई ग्राफ बनाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कौन सी स्थितियां मौजूद है। अब सारा ग्राफ हम मिक्सअप कर रहे हैं, जितना भी बता रहे हैं। सोच के बोलिएगा। क्लियर है। सारा ग्राफ इधर इधर है। दूरी समय, चाल समय, वेग समय, विस्थापन समय, वेग समय और दूरी समय। आपको पकड़ना है कहां पर एक समान चाल है या कहां पर एक समान वेग है, कहां पर असमान चाल है, कहां पर असमान वेग है, कहां पर वस्तु स्थिर है, कहां पर वस्तु स्थिर नहीं है, कहां पर एक समान त्वरण है, कहां पर एक समान मंदन है। ठीक है, कहां पर एक समान त्वरण है, कहां पर एक समान मंदन है। क्लियर है सब। दूरी समय ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन या एक समान चाल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? एक समान चाल। क्या हो गया? यहाँ विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ वक्र रेखा है, तो मतलब ये असमान वेग को दर्शा रहा है, असमान वेग को दर्शा रहा है। यहां पर बताइए एक समान, हल्ला मत करिए। यहां पर एक समान मंदन के, एक समान मंदन है दोस्तों। एक समान क्या है? अरे हल्ला मत करिए, मर्यादा बना के रखिए। यहां पर क्या है? एक समान चाल। यहां पर एक समान चाल को दर्शा रहा है। यहां पर एक समान, एक समान त्वरण, एक समान, एक समान, एक समान त्वरण। यहां वस्तु क्या है? स्थिर है। क्लियर हो गया। ग्राफ में कोई दिक्कत होने वाला। यहां पर देखिए समय पर दूरी एकदम एक ही दूरी है, मतलब वस्तु चल नहीं रही है हमेशा, यानी कि प्रत्येक समय वही दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब है कि यह वस्तु क्या है? स्थिर है। यह वस्तु क्या है? स्थिर है। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों? नहीं ना। आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको, बताइएगा। कौन सी स्थिति है? ऐसा ग्राफ बन ही न सकता है। ये क्या है? असंभव ग्राफ है। देखिए एक ही समय में
वस्तु भिन्न भिन्न जगह रह सकता है। ये अगर चाल है तो एक ही समय वह भिन्न भिन्न चालों को दर्शा सकता है। ये संभव है किसी के लिए या किसी वस्तु के लिए? तो इस तरह का ग्राफ बन ही नहीं सकता है, यह असंभव ग्राफ है। ऐसा होना संभव है क्योंकि समय वही है और एक ही समय में वस्तु भिन्न भिन्न चाल में नहीं रह सकती है। क्लियर है? कभी इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एक ही समय में वस्तु कोई एक चाल या वेग से ही न चलेगी। एक ही समय में वस्तु भिन्न भिन्न चाल या वेग से चल सकती है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो ग्राफ से दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आएगा और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक समान मंदन को दर्शा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ स्थिर वस्तु की स्थिति को बतला रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक समान चाल को दर्शा रहा है। किसी भी तरह का प्रश्न ग्राफ से रिलेटेड आएगा। दोस्तों आप देख ही चुके हैं दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। क्या कोई दिक्कत होगा? संभव है ऐसा? बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। है स्थिर होगा। दूरी समय में इस तरह रहेगा तब नहीं स्थिर होगा। ये एक समान चाल को दर्शा रहा है, यह एक समान चाल को दर्शा रहा है। बहुत आदमी स्थिर बोल रहा है। स्थिर इस तरह होगा लेकिन वो दूरी समय ग्राफ में संभव है, चाल समय ग्राफ में संभव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना ग्राफ में। ग्राफ और भी विस्तारित है लेकिन उतना नहीं चलेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वह है बल है। ध्यान दीजिए, ग्राफ में कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। तो धीरे धीरे सवालों को हल करेंगे ना, क्वेश्चन पर जाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब और भी बहुत अच्छा से क्लियर होगा। आइए, अब जो हमारे पास एक महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटी है, बल है, फोर्स है। ठीक है, और सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बल है क्या। बल क्या है और बल क्या है, इसका पहला परिभाषा आप 7वीं क्लास में पढ़े हैं। वहां से ही बल को विस्तार दिया गया है, बल टॉपिक को विस्तार दिया गया होगा 7th क्लास में। तो बल क्या है, तो शुरुआत में ध्यान, बातचीत मत करना है। बल क्या है, इसको शुरुआत में जो परिभाषित किया गया दोस्तों, शुरुआत में परिभाषित करने का तरीका था कि खींचना और धकेलना, इसी को क्या कहते हैं, बल। और 7वीं की किताब में, 7वीं की जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें यही परिभाषा भी दिया हुआ है कि खींचना और धकेलना एक प्रकार का क्या है, बल है। ये बल का शुरुआती परिभाषा है, नवीनतम परिभाषा पर हम आएंगे। तो बल क्या है, इसके संबंध में जो सबसे शुरुआती परिभाषा हमें जानने को मिलता है वो यही है कि खींचना और धकेलना को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। लेकिन बल क्या है इसका पता तब तक सही नहीं लगा था जब तक कि न्यूटन ने अपने गति संबंधी नियम ना दिए थे। न्यूटन के बल क्या है, ठीक है दोस्तों, बल क्या है इसकी जानकारी पूरे विश्व को तब लगी। बल क्या है, बल की वास्तविक ज्ञान क्या है, इसका सही पता तब ही लोगों को लगा जब न्यूटन ने क्या दिया, गति संबंधी नियम दिया।
यानी कि जब तक न्यूटन ने गति संबंधी नियम नहीं दिया था तो क्या प्रकृति में बल नहीं थे? यानी कि जब तक न्यूटन ने गति नियम नहीं दिया था उससे पहले भी बल थे। ब्रह्मांड में कुछ बल है जो अनंत काल से है, पृथ्वी के या ब्रह्मांड के उत्पत्ति के साथ है। लेकिन बल क्या है, बल किस तरह कार्य करते हैं, इसका वास्तविक ज्ञान लोगों को तब हुआ जब न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिया। न्यूटन के 3 गति संबंधी नियम है और 3 गति संबंधी में जो पहला है वो बल का परिभाषा ही देता है। यानी कि बल की सही परिभाषा क्या होगी वो भी तब पता चला जब क्या आ गया। यानी जब तक न्यूटन ने गति संबंधी नियम प्रतिपादित नहीं किए थे तब तक बल की सही परिभाषा भी लोगों के सामने नहीं था। न्यूटन के 3 गति नियम में दूसरा जो है वह बल का फार्मूला बतलाता है और बतलाता है कि बल किस तरह से किसी वस्तु पर लगकर कार्य कर सकते हैं। तो बल का परिभाषा की बात हो, बल के फार्मूला की बात हो, बलों के बीच के संबंध की बात हो, इन सब का पता तब लगा दोस्तों, या इन सब बातों की विस्तृत जानकारी तब हो पाई जब किसने गति नियम दिया। यानी कि न्यूटन के गति नियम जानने, गति नियम प्रतिपादित होने से पहले लोगों को न तो बल की सही परिभाषा ज्ञात थी, लोगों को बल का न तो सही फार्मूला ज्ञात था और न ही लोग विभिन्न प्रकार के बलों के बीच संबंध को जान पाते थे। तो निश्चित तौर पर बल क्या है इसको सामने लाने में जिन वैज्ञानिक का सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों, वे कौन है? न्यूटन। आगे हम न्यूटन के गति संबंधी नियम को पढ़ेंगे और गति संबंधी नियम को पढ़कर देखेंगे कि गति संबंधी नियम से जो बल की परिभाषा ज्ञात होती है, जो बल का फार्मूला ज्ञात होता है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब न्यूटन के गति नियम नहीं था तब बल को परिभाषित जो किया जाता था दोस्तों, इसी तरह परिभाषित किया जाता था कि खींचना और धकेलना कोई क्या कहते हैं? बल कहते। तो बल क्या है, बल क्या है वो तो सही सही पता तब लगेगा जब आप गति नियम पढ़िएगा। लेकिन फिर भी गति नियम के बिना बल को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? तो बल वो एक्सटर्नल फैक्टर है, बल वो बाह्य कारक है, हालांकि बल आंतरिक कारक भी हो सकते हैं। तो बल वो है जो किसी वस्तु पर लगकर 5 तरह के, बल वो है जो किसी वस्तु पर लगकर 5 तरह के प्रभाव दिखा सकते। बल क्या है? तो बल एक ऐसा भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर अगर लगेगा तो उस वस्तु में भिन्न भिन्न तरह के कितने प्रभाव या कितने इफेक्ट पड़ सकते हैं? 5। और वो 5 इफेक्ट कौन कौन है दोस्तों? पहला तो यही है कि बल अगर किसी वस्तु पर लग रहा और वो गतिशील है तो बल गतिशील वस्तु को क्या ला सकता है? विराम में बुला सकता है। यानी कि एक गतिशील वस्तु पर अगर हम बल आरोपित करें तो वह वस्तु विराम में आ सकता है। यानी बल वह भौतिक कारक है या बल वो भौतिक राशि है जो गतिशील वस्तु को किसमें ला सकता है? विराम में ला सकता है। बल वह भौतिक राशि है, बल वह फिजिकल क्वांटिटी है जो गतिशील वस्तु को किसमें ला सकता है? विराम में ला सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद ना सिर्फ बल गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है बल्कि विराम की वस्तु को वह क्या कर सकता है? गतिशील भी कर सकता है। फुटबॉल स्थिर है और लात मारिए फुटबॉल क्या हो गया? गतिशील। खियाओ तो आप लात मारे तो किया आरोपित कर दिए हैं बल, इसीलिए वो स्थिर से क्या हो गया है? अगर कोई ऐसी भौतिक राशि जो गतिशील वस्तु को विराम में ला दिया तो वो बल है। लेकिन वो भौतिक राशि भी बल होगा जो विराम के वस्तु को क्या ला दे। यानी बल
गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है, विराम की वस्तु को गतिशील कर सकता है। और तीसरा है कि बल किसी वस्तु पर लगकर उसके चाल या वेग या उसके गति को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। परिवर्तित कर सकता मतलब बढ़ा सकता है या घटा सकता है। साइकिल आपका दोस्त चला रहा और पीछे से एकदम धक्का लगाना चालू कर दिए, गति क्या हो जाएगा? क्योंकि आप क्या आरोपित कर रहे हैं, बल। अब वही साइकिल चलाने वाले को पीछे से खींचने लगे तो उसकी गति क्या हो जाएगी, माइनस। आखिर उसकी गति ऋणात्मक माइनस में क्यों चली गई, कम क्यों होने लगी? तो आपने क्या आरोपित कर दिए? तो बल किसी वस्तु पर लगकर उसके चाल को बदल सकता है या उसके गति को बदल सकता है या उसके वेग को बदल सकता है। बदलने का तात्पर्य बढ़ाने से भी है। और तो बल वह भौतिक राशि है जो गतिशील वस्तु को क्या कर सकता है, विराम में ला सकता है। बल वह भौतिक राशि है जो विराम के वस्तु को क्या कर सकता है, गतिशील कर सकता है। बल वह भौतिक राशि है जो चाल, वेग और गति को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, परिवर्तित कर सकता है। और बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? क्या इसमें आपको कोई शक है? इसमें कोई शक है आपको? गतिशील वस्तु का दिशा बदल सकता है। अगला जो काम करेगा दोस्तों, अगला जो काम करेगा कि बल किसी वस्तु पर लगकर उसके आकृति यानी कि शेप और साइज उसमें भी क्या ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है या लाने की चेष्टा करेगा। आप एक प्लास्टिक के बॉल को जोर से दबाइए, पिचक जाएगा। लेकिन वहीं क्रिकेट बॉल, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल होते हैं, उस बॉल को दबाने से वो पचकेगा। तो बल किसी वस्तु पर लगकर उसके आकृति को बदल सकता है या बदलने की चेष्टा कर सकता है। ध्यान रखिए कि बल किसी वस्तु को, गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि बल लगाएं और गतिशील वस्तु विराम में आ जाएगा। एक गतिशील वस्तु को विराम में लगाने के लिए एक निश्चित परिणाम के बल लगाना पड़ेगा। तो बल का सही परिभाषा इस तरह दिया जा सकता है कि बल वह भौतिक राशि है जो गतिशील वस्तु को विराम में लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बल वह भौतिक राशि है जो विराम के वस्तु को गतिशील कर सकता है या गतिशील करने की चेष्टा करेगा। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के चाल या वेग या गति को परिवर्तित कर सकता है या करने की चेष्टा करता है। बल वह भौतिक राशि है जो गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है या दिशा बदलने की चेष्टा कर सकता है। बल किसी वस्तु के आकृति या माप को बदल सकता है या बदलने की चेष्टा कर सकता है। तो न्यूटन के गति नियम से ही हमें बलों की सारी विस्तृत जानकारी और संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन क्या हम न्यूटन के गति नियमों के बगैर बल को परिभाषित नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और पांच तरह से कर सकते हैं। इतनी बात को समझे, बल किसी वस्तु पर लगकर कितने तरह के प्रभाव को दर्शा सकते हैं। क्या बल किसी गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। क्या बल किसी विराम के वस्तु को गतिशील कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या बल किसी वस्तु के आकृति या माप में परिवर्तन ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। क्या बल किसी वस्तु के चाल या वेग को परिवर्तित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या गतिशील वस्तु पर बल लगकर उसके दिशा में बदलाव ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। इस तरह से बल कितने तरह के प्रभाव को दर्शाते हैं? 5। और वे कौन कौन है? क्लियर हो गया ना?
तो जब न्यूटन ने गति नहीं दिया तो बल को परिभाषित इसी तरह से किया जाता था कि खींचना, धकेलना, ऐंठना, मरोड़ना सब क्या है, या सब के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, खींचना, धकेलना, ऐंठना, मरोड़ना, दबाना, इन सब के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? बल का प्रयोग कर रहे हैं। आखिर बल है क्या? तो उसके लिए तो दोस्तों न्यूटन के गति नियमों को पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल कितने तरह के प्रभाव बल उत्पन्न कर सकते हैं? 5 तरह के। क्लियर हो गया? बल किसी वस्तु पर लगकर कितने तरह के प्रभाव दिखा सकते हैं? अब आ जाइए दोस्तों, कुछ बल ऐसे हैं जिसका अस्तित्व ब्रह्मांड के उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि हमारी जो प्रकृति है आज भी रहस्यमयी है, और इस प्रकृति में आप नित्य प्रतिदिन कई सारे घटनाओं को होते देख रहे होते हैं। फिलहाल बारिश हो रही थी, आप देखे होंगे, आंधी तूफान भी आते हैं, आप देखे होंगे। सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी गतिशील है, आप जानते होंगे कि देखे तो हम भी होंगे। देखना संभव नहीं है पृथ्वी पर बिना किसी यंत्र के सहायता से, लेकिन प्रकृति में जो घटनाएं घटती है, हमारे प्रकृति में जो घटनाएं घटती है, बारिश का होना, आंधी तूफान का उठना, ज्वार भाटा का उठना, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमना, आकाशीय तारे का एक दूसरे के बीच प्रतिकर्ष, एक दूसरे के तरफ चारों तरफ घूमना, ये सब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये सब प्राकृतिक घटनाएं क्यों घटती है? क्यों ज्वार भाटा आता है? क्यों आंधियां आती है? क्यों बारिश होती है? कुछ तो कुछ कारण होगा ना। कारण जो भी है उसका अध्ययन विस्तार में करने के लिए आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक कारण इसका फिजिक्स भी है दोस्तों, कि हमारे प्रकृति में कुछ बल उपस्थित है। हमारे प्रकृति में कुछ बल उपस्थित है, और उस बल के कारण कई सारे प्राकृतिक घटनाएं घटते रहती है, या प्रकृति में मौजूद जो बल हैं वे प्राकृतिक घटनाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। तो बल क्या है वो आप समझ चुके हैं ना, कितने तरह के प्रभाव उत्पन्न कर सके हैं जब समझ चुके हैं ना। अब हम उन बलों का जिक्र करेंगे जो हमारे प्रकृति में मौजूद है। हम उन बलों का जिक्र करेंगे जो हमारे प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के हेतु जिम्मेदार है। आप पढ़े होंगे भूगोल में कि ज्वार भाटा इसलिए आती है कि सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़िएगा। तो आइए अब समझ लेते हैं कि प्रकृति में कौन बल मौजूद है, और ये बल प्रकृति के निर्माण से ही मौजूद है। अंतर यही है, समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकृति में मौजूद इस बल की पहचान की, और पहला आपका जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अब यह बल क्या है? तो इस प्रकृति में मौजूद कोई भी वस्तु या पदार्थ होगा तो निश्चित तौर पर उसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा। पदार्थ का परिभाषा यह है कि जिसमें द्रव्यमान हो। तो इस ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, इस ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी दो वस्तु जिनके बीच क्या हो, जिनमें क्या हो दोस्तों, मतलब वह वस्तु पदार्थ हो, तो वस्तुओं में होने वाले द्रव्यमान के कारण किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, उनके द्रव्यमान के कारण, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच किसके कारण? उनके द्रव्यमान के कारण एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है?
एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसका खोज सबसे पहले न्यूटन ने ही किया था। प्रकृति में मौजूद किन्हीं भी दो पदार्थों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जिसमें क्या है? आकर्षण है। आकर्षण के अतिरिक्त इसमें और कुछ भी नहीं है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है? द्रव्यमान है। किन्हीं भी दो द्रव्यमान के वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। यह असंभव है कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण ना लगे। और इस बल की खोज हमारे प्रकृति में यह बल मौजूद है, इसका खोज किसने किया? किसने किया? न्यूटन ने किया। और न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है। कैसे होता है? तो इसके लिए एक चैप्टर है, फिलहाल थोड़ा सब समझ लीजिए कि अगर इसके द्रव्यमान को अगर हम m1 माने, इसके द्रव्यमान को हम m2 माने, इसके द्रव्यमान को हम r माने, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 बटे m2 बटे r स्क्वायर होता है। यानी कि जो वस्तु जितना अधिक द्रव्यमान वाली होती है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही क्या होता है? प्रबल होता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, कम द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसने पता लगाया? न्यूटन ने। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो वस्तु जितनी अधिक दूरी पर होगा, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही क्या होगा? कम होगा। जब दो वस्तु जितना ही अधिक निकट होगा, उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर है? समझ गए? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, समझ गए ना? दो ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल एक कैसा बल है? आकर्षण। और ये केंद्रीय बल है, जो दो वस्तुओं को मिलाने वाले, दो वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र को मिलाने वाले रेखा की तरफ कार्य करता है। यानी कि यह वस्तु इसको इसी सरल रेखा पर आकर्षित करेगा और यह वस्तु इसको इसी सरल रेखा पर, उल्टा हो गया। यह जो इसको आकर्षित करेगा ऐसे, और यह जो इसको आकर्षित करेगा ऐसे, इसी सरल, ये केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके बीच के दूरी पर निर्भर करता है। जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक गुरुत्वाकर्षण। लेकिन यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारे प्रकृति का, हमारे प्रकृति में मौजूद सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर। आप जानते हैं आप में भी द्रव्यमान है, हम में भी द्रव्यमान है, और हम आपके बीच कैसा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण लगेगा न लगेगा? लेकिन आपको जरा सा भी अनुभव हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो इतना कमजोर बल है दोस्तों यह कि इसका अनुभव ही हम अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाते। हमारे प्रकृति में अन्य बल भी मौजूद है जिसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उन सभी बलों में सबसे कमजोर बल कौन है? लेकिन फिर भी जब वस्तु का द्रव्यमान बहुत बड़ा, जैसे सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो निश्चित तौर पर इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि दोनों एक दूसरे, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब कहिएगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो ज्यादा कौन लगाएगा? सूर्य लगाएगा। तो सूर्य जब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगाता है तो पृथ्वी सूर्य में जाकर गिर कहाँ जाता है? तो सूर्य भी स्थिर रहेगा तब ना गिर जाएगा। सूर्य भी गतिशील है, पृथ्वी भी उसके चारों तरफ क्या है? स्थिर नहीं है।
अगर सूर्य स्थिर हो जाए तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल इतना होगा कि सीधे पृथ्वी को खींच लेगा, अपने में समाहित कर लेगा। क्लियर है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझ गए ना? प्रकृति में किसी भी दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन है? यह इतना कमजोर है कि हम आपके बीच लग रहा है सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, आपको पता है ना सब, लेकिन पता महसूस, क्योंकि यह बहुत कमजोर बल है। आइए दोस्तों अगला बल पर चले। विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल, जो भी आप कह लीजिए। आप जानते हैं कि हमारे प्रकृति में दो प्रकार के आवेश भी मौजूद हैं। यानी क्या मौजूद है? आवेश। हमारे इस प्रकृति में दो प्रकार के आवेश भी मौजूद है, प्लस और माइनस, धन आवेश और ऋण आवेश। जिस तरह दो वस्तुओं जिसमें द्रव्यमान हो, यानी दो पदार्थों के द्रव्यमान के कारण उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक उसी तरह किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के कारण, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के कारण लगने वाले आकर्षण या विकर्षण या प्रतिकर्षण कह सकते हैं। दो वस्तुओं पर उपस्थित क्या? दो वस्तुओं पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसको नौकरी नहीं करना है? चलिए दोस्तों साइलेंट रहिए, न तो नौकरी नहीं होगा ना। जो अभी फोन कर रहे हैं कभी फोन घुराएगा नहीं, उठाएगा नहीं। अल्लाह मत करिए दोस्तों, समझ रहे ना बात को? इसीलिए दोस्तों पराये के संबंध में पूरा स्वार्थी बन जाइए, कोई दुनिया में किसी का नहीं है। पराया कीजिए मस्ती से, नौकरी हुआ सब आपका अपना है। पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं हुआ, कोई आपका अपना। इसीलिए स्वार्थी बन जाइए। जब बात पढ़ाई की हो, कोई नहीं अपना है, बाद में देखेंगे, पहले पढ़ाई जरूरी है। दोस्तों बात किसकी कर रहे हैं? विद्युत बल की। तो विद्युत बल क्या है समझे? दो वस्तुओं पर स्थित आवेश के कारण लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। यानी जिस तरह गुरुत्वाकर्षण बल का आधार द्रव्यमान था, ठीक उसी तरह विद्युत बल का आधार क्या है? आवेश है। अंतर यही है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण था, इसमें आकर्षण भी है और इस बल का खोज किसने किया? कूलम ने किया। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया? प्रकृति में विद्युत बल भी मौजूद है, इसका खोज किसने किया? और कूलम के नियम के अनुसार कूलम के नियम के अनुसार अगर दो आवेशों के बीच के दूरी को क्या मर ले, दूरी r मर ले, तो उसके बीच लगने वाला विद्युत बल होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यानी कि विद्युत ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण। जैसे कि अगर विपरीत आवेश है तो क्या होगा? आकर्षण। विपरीत आवेश के बीच क्या होता है? और समान आवेश के बीच क्या होता है?
तो विपरीत आवेश या समान आवेश होगा तो उसी तरह से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर ये कांस्टेंट है Q1 Q2 बाय RS। न्यूटन कूलम का नियम देखिएगा, पता चलेगा दोनों एक दूसरे को एकदम काफी मिलते थे। गुरुत्वाकर्षण बल भी कुछ ऐसा ही था कि ना है, सेम टू सेम लगता है। कूलम से हमने डायरेक्ट छाप लिया है न्यूटन का। अंतर ये वहां पर द्रव्यमान था, यहाँ पर क्या है, आवेश है कि ना है। यानी कूलम के विद्युत बल संबंधी जो नियम है और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो नियम है, दोनों के बीच काफी समानताएं नहीं लग रहा है आपको। तो विद्युत बल में जो आकर्षण और विकर्षण होता है वो भी आवेश के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में काफी, यह विद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण से कितना गुना ज्यादा, 10 के पावर 36 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में 10 के पावर 36 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकृति में मौजूद सबसे कमजोर बल है। क्लियर हो गया, बात समझ गए। गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा शक्तिशाली है या विद्युत बल? विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना ज्यादा शक्तिशाली? 10 के पावर 36 गुना शक्तिशाली। गुरुत्वाकर्षण बल में आकर्षण है सिर्फ, लेकिन विद्युत बल में आकर्षण भी और विकर्षण भी है। गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन ने किया और विद्युत बल का खोज। आइए एक तीसरा बल जो हमारे प्रकृति में मौजूद है वो है न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि कूलम के नियम के अनुसार समान आवेश के बीच क्या होगा, समान आवेश के बीच क्या होगा, चाहे वो समान आवेश प्लस प्लस हो और चाहे वो समान आवेश माइनस माइनस हो, उसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। कूलम के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि नाभिकीय बल क्या है, उसको हम समझा रहे हैं आपको, और समझिए आप। कूलम के अनुसार समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा। अब विपरीत आवेश के बीच क्या होगा, यह कूलम के द्वारा प्रूव्ड नियम है, आप जानते हैं। अब आइए किसी भी पदार्थ के परमाणु की परिस्थिति को आप समझे हैं कभी, या परमाणु के स्ट्रक्चर को आप समझे हैं? परमाणु के स्ट्रक्चर नहीं समझे तो परमाणु के में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सेल होते हैं। चारों तरफ क्या होते हैं, सेल होते हैं, जिसको के एल और इस सेल में क्या गमन करते रहे, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसी तरह एक परमाणु की संरचना होती है। परमाणु के संरचना में नाभिक पर कौन आवेश, प्लस आवेश। जैसे आप जानते हैं कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम के परमाणु के नाभिक में कितना प्रोटॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा। होगा कि ना होगा? सोडियम के नाभिक में कितना प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर कौन आवेश, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, आवेशहीन होता है। तो कूलम के नियम के अनुसार सोडियम के नाभिक में जो 11 प्रोटॉन है वे एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, प्रतिकर्षण करेंगे कि नहीं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन रहते हैं कूलम के अनुसार वो भी एक दूसरे को क्या करते होंगे। चूंकि न्यूट्रॉन पर तो आवेश है नहीं, तो उससे कोई मतलब हमें रह नहीं जाता है। तो परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा,
और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का मतलब है एक दूसरे से दूर भागना। एक दूसरे से, अगर प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागेगा तो नाभिक जो दोस्तों, ये नाभिक जो है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं? नाभिक टूट जाएगा तो परमाणु फट जाएगा। अब परमाणु अगर फट गया तो पदार्थ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और अगर निर्जीव पदार्थ का अस्तित्व खत्म हो गया तो क्या लगता है सजीव का अस्तित्व बचा रह जाएगा? वो भी खत्म हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा होता तो आखिर कूलम साहब का गलती कहां पर हुआ? दोस्तों ऐसी स्थिति क्या है यहां पर हम आपको बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो जब परमाणु के प्रोटॉन को हम देखते हैं तो सभी प्रोटॉन पर प्लस प्लस आवेश। कूलम साहब को बुलाया गया कि कूलम साहब देखिए तो खाली प्रोटॉन प्रोटॉन है और सब पर प्लस प्लस है, तो क्या होगा इनके बीच? कूलम के नियम के अनुसार का कि सीधा प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण करेगा तो फिर कूलम साहब बताइए कि ये नाभिक तो टूट जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागेगा तो टूटेगा ही टूटेगा। कूलम के अनुसार कहा कि हाँ टूट जाएगा। कहा कि ऐसा होता कौन है? कूलम गया बाहर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसकी व्याख्या हम कूलम के नियमों के आधार पर कर नहीं सकते दोस्तों। कूलम के नियम की अपनी सीमाएं हैं। कूलम के नियम की अपनी सीमाएं हैं, और सीमाएं ये है दोस्तों, जब आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम हो। जब दो आवेश के बीच की दूरी कितना से कम हो जाए? 10 के पावर -14 मीटर से कम हो जाए, तब वहां पर कूलम का नियम काम नहीं करता है। यानी कूलम के नियम में जो आकर्षण और विकर्षण है आवेशों के बीच, वो आकर्षण और विकर्षण का नियम तभी काम करेगा जब आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से क्या होगा। और अगर परमाणु के नाभिक का हम बात करें तो परमाणु के नाभिक यानी एटॉम का न्यूक्लियस कितना होता है? तो जिस हम प्रोटॉन की बात कर रहे थे कूलम नियम के आधार पर कि ये प्रतिकर्षित करेगा तो नाभिक को तोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों यहां पर कूलम का नियम काम करता ही, क्योंकि यहां पर आवेश तो है लेकिन उन आवेशों के बीच की दूरी 10 का पावर -14 मीटर से क्या है? कम है, क्योंकि परमाणु का नाभिक कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर होता है। 10 के पावर माइनस, तो यहां कूलम का नियम काम करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो जब आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम हो जाए तो वहां पर कूलम के नियम के अनुकूल आकर्षण विकर्षण कार्य नहीं करते हैं। तब वहां पर कौन काम करते हैं? तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं। जब आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम हो जाए तब आवेशों के कारण जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जब आवेशों के कारण जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? नाभिकीय बल में भी केवल आकर्षण है। नाभिकीय बल भी आवेश के कारण लग रहा है, लेकिन आवेश के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम होगा तब ही न्यूक्लियर बल का वहां पर अस्तित्व होगा, नहीं तो वहां पर कूलम के नियम के अनुसार आकर्षण या विकर्षण लगेगा। तो परमाणु में सभी प्रोटॉन आपस में नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। समान आवेश होकर भी प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षित न करके नाभिकीय बल के कारण एक दूसरे को क्या किए रहते हैं? आकर्षित किए रहते हैं। और नाभिकीय बल वही बल है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों को क्या करके रखता है?
बांधे रखता है। नाभिकीय बल वह बल है जो परमाणु को, एक निर्जीव पदार्थ जिससे निर्मित है वो परमाणु है, उन परमाणुओं के नाभिक में सारे प्रोटॉन को बांध कर रखने वाला बल कौन है? और इसी बल के कारण पदार्थ का अस्तित्व है दोस्तों। अगर प्रकृति से इस बल को विलोप कर दिया जाए, लुप्त कर दिया जाए, तो पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और यह प्रकृति का सबसे मजबूत बल है दोस्तों। यह प्रकृति का क्या है? सबसे मजबूत बल है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल का 10 के पावर 38 गुना ज्यादा शक्तिशाली 38 है ना। 10 के पावर, नाभिकीय बल 10 के पावर 38 गुना, 10 के पावर 36 गुना है आपको विद्युत बल। तो हमारे प्रकृति का सबसे मजबूत बल कौन है? हमारे प्रकृति का सबसे कमजोर बल कौन है? आवेश के कारण 2 प्रकार के बल काम करते हैं, कूलम का आकर्षण विकर्षण और, लेकिन नाभिकीय बल आवेशों के बीच तब लगेगा जब आवेशों के बीच की दूरी कितना से कम हो जाए। क्लियर? प्रकृति का, हमारे ब्रह्मांड में प्रकृति में मौजूद चौथा जो बल है, चौथा है वीक फोर्स। यानी क्या? दुर्बल बल, वीक फोर्स। नाभिकीय बल का पता कौन लगा जानते हैं? युकावा। युकावा नहीं लगा, युकावा का एक थ्योरी आया था, आप 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। वहां पर एक थ्योरी है युकावा पाइमेसोन थ्योरी। पढ़े थे? नहीं पढ़े तो टेंशन नहीं लीजिए, हमको आता भी नहीं कि आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। युकावा पाइमेसोन थ्योरी, जब युकावा पाइमेसोन थ्योरी पेश हुआ था तब ही नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स के अस्तित्व का पता चला। नाभिकीय बल के अस्तित्व का पता तब चला जब युकावा पाइमेसोन थ्योरी पेश हुआ। दुर्बल बल, आप पॉजिट्रॉन का नाम सुने होंगे जरूर। आप न्यूट्रिनो का नाम सुने होंगे। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सब परमाणु में पाए जाने वाले अस्थायी कण है। ये सब किसी परमाणु में पाए जाने वाले क्या है? अस्थायी कण है। अस्थायी कण 3 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अस्थायी कण कितने हैं दोस्तों? 3, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन ये सब भी है पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन। और ये सब कण कहां होते हैं दोस्तों? तो ये सब कण होते नहीं है। होता क्या है कि परमाणु की स्थिति को तो देख ही लिया, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। तो ये सब जो कण है, ये कण प्रोटॉन प्रोटॉन के आपसी टक्कर से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आपसी टक्कर से, कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के आपसी टक्कर से उत्पन्न। ये जो कण देख रहे हैं पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन वाला कण, न्यूट्रॉनों वाला कण, ये सब अस्थायी कण है। कुछ ही समय के लिए ये कण का अस्तित्व रहता है, सेकेंड के 1000वें भाग में ये कण आते हैं और पुनः विलुप्त हो जाते हैं। ये कण कहां से आते हैं? परमाणु के भीतर। तो परमाणु के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन के आपसी टक्कर से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आपसी टक्कर से, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के आपसी टक्कर से, सेलों में चक्रीय गति कर रहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के आपसी टक्कर से, ये सब अस्थायी कण कुछ ही समय के लिए, सेकेंडों के 1000वें भाग के लिए उपस्थित होते हैं और पुनः इसका अस्तित्व क्या हो जाता है? गायब। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक परमाणु के भीतर पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन उत्पन्न होने के लिए, एक परमाणु के भीतर पॉजिट्रॉनों और न्यूट्रॉनों जैसे उत्पन्न, न्यूट्रॉनों जैसे अस्थायी कण उत्पन्न होने के लिए जो बल जिम्मेवार है वो बल कौन है? दुर्बल बल।
वीक फोर्स, दुर्बल बल दोस्तों, दुर्बल बल के कारण ही, वीक फोर्स के कारण ही ये सब कण, ये सब अस्थायी कण परमाणु के भीतर उत्पन्न होते हैं और पुनः कुछ समय बाद इसका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अगर हम अपने प्रकृति को देखें तो हमारे प्रकृति में कुल कितने प्रकार के मूल बल मौजूद है? 4। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और नाभिकीय बल, और सबसे कमजोर बल कौन है? और सबसे मजबूत बल न्यूक्लियर फोर्स। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है, सबसे मजबूत बल। क्लियर है? मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में।